बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म को डिस्कस किया था। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म के अंदर जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था। जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था वो ये था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडियम एंड मेटानेफ्रिडियम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रिडिया एंड मेटानेफ्रिडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन। कॉकरोच को पेरीप्लेनिटा भी कहते हैं, जो साइंटिफिक नेम है। पेरीप्लेनिटा। पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। पेरीप्लेनिटा अमेरिकाना। इसका ताल्लुक किंगडम एनिमेलिया से है और इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा से अर्थवर्म बिलोंग करता है। क्लास इंसेक्टा से कॉकरोच बिलोंग करता है। क्लास इंसेक्टा से कॉकरोच बिलोंग करता है। क्लास इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा 6 और पोडा कहते हैं फीड्स को। ऐसे एनिमल जिनकी 6 टांगें होती हैं हेक्सापोडा कहते हैं। तो जो कॉकरोच है इसका ताल्लुक क्लास इंसेक्टा से है। हम इंसेक्टा को हेक्सापोडा भी कहते हैं। हेक्सा मीन 6 एंड पोडा मीन्स फीट। ऐसे एनिमल जिनकी 6 टांगें होती हैं। अब जो कॉकरोच के अंदर या इंसेक्ट्स के अंदर, क्योंकि आर्थ्रोपोडा आर्थो जॉइंटेड, पोडा मीन फीट। अब जो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है इसे हम मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। जो इंसेक्ट्स के अंदर या कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसे मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 17th सेंचुरी में एक इटालियन अनाटमिस्ट, 17th सेंचुरी इटालियन अनाटमिस्ट मार्सिलो मलपेगी या मार्चिलो मलपेगी, इसके नाम पर मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम रखा गया। यानी 17वीं सदी में इटालियन अनाटमिस्ट मार्सिलो मलपेगी
के नाम से मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स रखा गया। और इंसेक्ट्स के अंदर जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की तादाद है वो 150 तक हो सकती है, क्योंकि इंसेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो किसी के अंदर 150 भी हो सकती हैं, किसी के अंदर 150 से कम भी हो सकती हैं, लेकिन अराउंड अबाउट 150 के करीब होती हैं मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। और जो इंसेक्ट्स के अंदर यानी कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो यूरिक एसिड है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही मिनिमम वाटर चाहिए, रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर, रिक्वायर्ड मिनिमम वाटर। यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। जैसे 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए। अब वो एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इस काबिल हो कि वो कम से कम पानी की फराहमी में उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकाल सके। तो ये जो एबिलिटी है कम से कम पानी की मौजूदगी की वजह से, कम से कम पानी की फराहमी की वजह से उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाले। तो ये एबिलिटी इंसेक्ट्स के अंदर है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, जो ज़मीन के ऊपर आर्थ्रोपोडा मौजूद हैं, टेरेस्ट्रिशियल आर्थ्रोपोडा यहाँ पर आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसकी जो क्लास है वो इंसेक्ट है, यानी वो इंसेक्ट्स जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। स्पेशली इंसेक्ट्स, ख़ास तौर पर इंसेक्ट्स जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है हीमोलिम्फ से, इन साइनोसिस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। यानी जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स है। और इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लड है, कलरलेस ब्लड, उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमो का मतलब ब्लड और लिम्फ का मतलब बॉडी फ्लूइड। जो कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी में बहुत ज़्यादा तादाद में कैविटीज़ होती हैं। उन कैविटीज़ को साइनोसिस कहते हैं। उन कैविटीज़ के अंदर हीमोलिम्फ फ्लो करता है, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये उस साइनोसिस से
वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करता है। यानी फॉर एग्जांपल ये भी कैविटी, ये भी कैविटी, ये भी कैविटी और ये भी कैविटी, ये कॉकरोच की बॉडी में ये कैविटीज़ हैं। ये जो कैविटीज़ हैं इनको साइनोसिस कहा जाता है। साइनोसिस, इन साइनोसिस में हीमोलिम्फ फ्लो करता है, हीमोलिम्फ फ्लो करता है। अब ये जो साइनोसिस हैं या बॉडी कैविटीज़ हैं, इनमें ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये हीमोलिम्फ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। इन साइनोसिस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो सस्पेंडेड फैला हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो नालियों वाला स्ट्रक्चर है जो कि साइनोसिस में सस्पेंडेड है, इसे हम मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जैसे डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड हैं। यानी मिडगट है, मिडगट के साथ ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये मिडगट के साथ कनेक्टेड है। दीज आर द ओनली स्ट्रक्चर्स इन एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी जो इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसे हम मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड है। एसोसिएटेड, कनेक्टेड, एसोसिएटेड, कनेक्टेड। यानी एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स वाहिद एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस डायग्राम में है, ये मैंने कॉकरोच के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाले ट्यूब्यूल्स जिन्हें मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहा गया है, ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड हैं, यानी ये मिड गट के साथ कनेक्टेड हैं। इस तरह जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यानी एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स वाहिद एनिमल्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है, अब हम इसको स्टडी करेंगे। अब ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यानी ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल है, ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल। अब ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल है ये एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, ये एपिथेलियल सेल्स है, ये एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स।
ये एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट फ्रॉम हीमोलिम्फ टू ल्यूमन। अब दरमियान में आपके एक खाली जगह नज़र आ रही है, ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर हो गई, और ये बिल्कुल दरमियान में, ये बिल्कुल दरमियान में ये जो खाली जगह है इसको ल्यूमन कहा जाता है, ल्यूमन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है, ये पाइप है। अब इस पाइप में जो खाली जगह है, ये सारी खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम ल्यूमन कहते हैं, इस खाली जगह को ल्यूमन कहा जाता है। इसी तरह जो हीमोलिम्फ में सॉल्यूट होता है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मल्टीपीजियन ट्यूब्यूल है, ये एक साइनस में सस्पेंडेड है, ये साइनस है, ये साइनस में सस्पेंडेड है, कैविटी में सस्पेंडेड है, जिसमें हीमोलिम्फ मौजूद है। ये हीमोलिम्फ, ये ग्रीन कलर में सारा का सारा ये हीमोलिम्फ है। अब हीमोलिम्फ के अंदर जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट या वेस्ट मटेरियल होगा, वो एपिथेलियल सेल्स को, फॉर एग्जांपल ये रेड कलर में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट और वेस्ट मटेरियल ये एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ये वेस्ट मटेरियल ये ल्यूमन में आ जाता है, ये ल्यूमन में आ गया। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट फ्रॉम हीमोलिम्फ टू ल्यूमन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसे सॉल्यूट कहा गया है, जो सॉल्यूट है वो एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करके ल्यूमन में आ जाता है। फ्लूइड पासिस टू हाइंडगट एंड देन टू रेक्टम। अब इस डायग्राम में देखते हैं, अब वो सॉल्यूट जो कि एपिथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करके ल्यूमन में आ जाता है, ये ल्यूमन में आ गया है, ये सॉल्यूट या वेस्ट मटेरियल ल्यूमन में आ गया। अब ये ल्यूमन से ये हाइंड गट में चला जाता है। फ्लूइड पासिस, फ्लूइड सॉल्यूट दैट कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट आल्सो कंटेन वाटर दैट आल्सो कंटेन सॉल्ट। यानी वो जो फ्लूइड है जिसे हमने सॉल्यूट कहा है, इस सॉल्यूट के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इसके अंदर वाटर, इसी में सॉल्ट्स मौजूद है। अब ये जो सॉल्यूट है ये हाइंड गट में आ जाता है। ये जो हाइंड गट है कॉकरोच की, हाइंड गट, ये हाइंड गट में आ जाता है, और फिर हाइंड गट से ये सॉल्यूट रेक्टम में चला जाता है। ये सॉल्यूट ये रेक्टम में। अब इंसेक्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ी एक अडॉप्टेशन है, एक करैक्टर है, वो करैक्टर ये है कि रेक्टम के अंदर जैसे ही सॉल्यूट आता है, उस सॉल्यूट से वाटर और सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये बहुत बड़ी एबिलिटी है इंसेक्ट्स के अंदर, एक सक्सेसफुल अडॉप्टेशन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाए। तो रेक्टम में जैसे ही सॉल्यूट आता है, उस सॉल्यूट से
वाटर और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एमसीक्यूज भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कैसे बन सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है यहां से। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉकरोच डाइजेस्टिव, कि यह मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड है किसके साथ? एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए यहाँ मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है, मैंने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं लिखा, क्योंकि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कनेक्टेड है किसके साथ? डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच रीएब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, इस तक एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपने इसको एमसीक्यूज के लिहाज से हर हाल में याद करना है। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। अब क्योंकि कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं या जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी रेक्टम में इकट्ठा होगा और उस रेक्टम में नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होगा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट और एक्सक्रीटेड। अब जो फेसिस हैं यानी रेक्टम के अंदर वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जिसे हम फेसिस कहते हैं वो रेक्टम में है। अब उस फेसिस में यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी होंगे। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज और एक्सक्रीटेड। अब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में फेसिस के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा, क्योंकि इस रेक्टम में फेसिस भी होंगे। उस फेसिस में क्या होगा? उस फेसिस में नाइट्रोजीनियस वेस्ट के पार्टिकल्स होंगे यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे। अब जैसे ही कॉकरोच फेसिस को एक्सक्रीट करेगा तो फेसिस के साथ जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे वो भी बॉडी से बाहर चले जाएंगे। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। सॉलिड एक्सक्रीटा वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में यानी कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस। अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस, अब हम अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। जो अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस है, अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस, पहली अडॉप्टेशन क्या थी? पहली जो अडॉप्टेशन है वो है री
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ये पहली अडॉप्टेशन है। और दूसरी अडॉप्टेशन क्या है? कॉकरोच या इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है पानी को स्टोर करने की। इंसेक्ट्स, कॉकरोच एंड insects has ability to store water। ये दो तरह की अडाप्टेशन है। पहली अडाप्टेशन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। और दूसरी अडाप्टेशन क्या है? कॉकरोच या और इंसेक्ट्स के अंदर सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करते हैं। और इस अडाप्टेशन की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं या कॉकरोच है, ये उस जगह पर रह सकते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ही शदीद किल्लत होती है, जैसे सहराओं में, हवा में, संगलाख चट्टानों में। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है इनके लिए, सबसे बड़ी अडॉप्टेशन है। और ये अडॉप्टेशन उनके लिए बहुत ही कामयाबी का बाइस है, जिसकी वजह से ये किसी भी इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ख़ास तौर पर उस इन्वायरमेंट में जहाँ पानी की बहुत ही शदीद किल्लत होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस क्या हुई? दिस काइंड ऑफ अडॉप्टेशन, जो मैंने आपको अडॉप्टेशन बताई है, अडॉप्टेशन मैंने आपको क्या बताई थी? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अ सक्सेस ऑफ दीज एनिमल्स इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। इस अडॉप्टेशन की वजह से ये उस जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत होती है। इसी वजह से एनिमल किंगडम में इनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। यानी एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं और इनकी परसेंटेज कितनी है? वो है 53.1%। उसकी वजह यही है कि ये उस इन्वायरमेंट में बड़ी ही कामयाबी से, बल्कि आसानी से रहते हैं जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इंसेक्ट्स आर ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स वाहिद एनिमल्स हैं जो कि अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो फेसिस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। यानी ये जो रेक्टम है, रेक्टम में बहुत ज़्यादा फेसिस होते हैं। उस फेसिस में यूरिक एसिड के क्रिस्टल भी आ जाते हैं। अब जैसे ही कॉकरोच उस वेस्ट मटेरियल को या फेसिस को रिमूव करेगा बॉडी से, तो अल्टीमेटली वो जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे वो भी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स वाहिद ग्रुप है एनिमल्स का जो कि अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है वो फेसिस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स के अलावा जितने भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है।
यानी उन एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग ओपनिंग है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अलग ओपनिंग है। इन ऑल अदर ग्रुप्स देयर इज ए नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूट्रिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ऑल अदर ग्रुप्स, जितने भी दूसरे ग्रुप हैं एक्सेप्ट इंसेक्ट्स, देयर इज नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग अलग है, या डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।